हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शिवम कुमार और आज से आपके लिए एक नया सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो कि पूरे जीके जीएस सीरीज को मैं समाप्त करूंगा। यानी कि ये जो सीरीज चलेगा इसमें आपके जितने भी जीके जीएस से जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले होंगे, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले ये बता दूं कि आपके पास एग्जाम के लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सीईटी यूजी हो या फिर पीजी हो, मैक्सिमम अगर देखा जाए तो आपके पास 3 महीना मैक्सिमम बचा हुआ है, 2 से 3 महीना के आसपास बचा हुआ है। ठीक है, और इस बार का सिलेबस थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्या किसका क्या सिलेबस है। और पीजी वाले की बात कर रहा हूं, यूजी वाले का जो भी वो क्लियर है। यूजी में अगर किन बच्चों का ये हेल्प हो सकता है, तो अगर आप जनरल टेस्ट आपके सिलेबस में अगर जनरल टेस्ट है तो आप जनरल टेस्ट अगर आप में है तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल ही बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर आप एलएलबी के एंट्रेंस दे रहे हो तो आपके लिए रामबाण साबित होगा। ये जो है सीईटी पीजी क्यूपी जो 40 जो सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो को बनाया गया है। अगर एलएलबी की बात करें तो या फिर जनरल टेस्ट, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्टूडेंट, एक चीज और मैं आपको इजीली बता देता हूं, एक बार बात को समझिएगा। अगर आपके एग्जाम में जीके जीएस है और जीके जीएस से आपके एग्जाम में जैसा कि जानते हैं कि 20 to 25% आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर्स लेट करके अगर देखा जाए तो। करंट अफेयर्स का वीडियो आपको मंथली वे में और आपको टॉपिक वे में मैं पढ़ाता ही हूं। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं कि अगर आपको इस तरीके से जीके कवर करना है तो आप एक एक टॉपिक को सब्जेक्टिव वे में पढ़ के उसके नोट्स बना के आप उसको कवर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए मिनिमम आपको टाइम चाहिए, तो 6 महीने का आपको टाइम चाहिए डेडिकेटेड वे में अगर पढ़ेंगे तो ऐसा क्या किया जाए कि पूरे जीके जीएस पर मेरा पकड़ भी बन जाए और अपना जो है एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन आए तो वो क्लियर हो जाए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि एमसीक्यू अप्रोच में अगर आप पढ़ना शुरू किए तो एमसीक्यू बेसिस पे अगर आप क्वेश्चन को लगाएंगे, साथ ही साथ उसे कंसेप्ट को आप समझते चले जाएंगे। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसी समय अगर वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके लिए एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इस वीडियो को बनाया गया है, बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है। तो आप लोग का फुल सपोर्ट चाहिए। जो भी पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट लगता है तो अगर 5 मिनट आप रुके और 5 मिनट में आप वीडियो को एनालिसिस कर ले। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे चल के देखना और वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट नहीं लगता है तो आप वीडियो चैनल को मत सब्सक्राइब करना। इवन आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से लाया हूं और ये बाइलिंगुअल में डालने की कोशिश किया हूं। आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बाइलिंगुअल बेसिस पे होंगे, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं वो दोनों इंग्लिश दोनों फॉर्म में आपको क्वेश्चन आता है। सीईटी यूजी वाले हो या फिर पीजी वाले हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। इसलिए बेहद जरूरी था कि इसको बाइलिंगुअल फॉर्म में किया जाए। जितना कोशिश हो सका उतना बाइलिंगुअल फॉर्म में करने की कोशिश किया हूं। थोड़ा सा आपको इसमें कोऑपरेशन करने की जरूरत है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज द मेथड ऑफ सत्याग्रह। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कहीं ना कहीं पेपर्स में आए हुए हैं। तो महात्मा गांधी ने जो पहली बार जो सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था, ठीक है, ये किया था चंपारण में। ठीक है, कहां कब किया था? चंपारण में। चंपारण एक्चुअली में क्या था कि चंपारण जो मूवमेंट हुआ था वो 1917 में हुआ था, यानी कि 1917 में हुआ था। ठीक, एक्चुअली में होता क्या है कि चंपारण एक बिहार में एक जगह है। चंपारण कहां पर है? चंपारण जो एक बिहार में जगह है। यहां पर यहां के किसानों के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा यहां के किसानों से जबरदस्ती किसकी खेती करवाई जाती थी? तो इंडिगो की खेती करवाई जाती थी, जिसको नील की खेती भी बोला जाता है। इंडिगो की खेती कराई जाती थी। ठीक है, तो इंडिगो की खेती कराने से होता क्या था कि जो वहां के जमीन थे वो बंजर हो जाती थी, क्योंकि इंडिगो की खेती करने से जो उसके अंडरग्राउंड वाटर थे वो अंडरग्राउंड वाटर जो है लगभग समाप्त हो जाते थे, जिसके कारण से वहां के जो किसान थे वो इंडिगो की खेती करना नहीं चाहते थे और जबरदस्ती अंग्रेज इनके द्वारा करवाया जाता था। इस चीज को दूर करने के लिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, एक एक पॉइंट। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी को आमंत्रण देते हैं कि आप हमारे आइए, हमारे यहां आकर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो महात्मा गांधी यहां पर आते हैं। पहली बार इनका कोई सत्याग्रह मूवमेंट रहता है और इस सत्याग्रह मूवमेंट के पहली बॉल में ही पहली छक्का लगा देते हैं, यानी चंपारण का जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल क्लियर करके चले जाते हैं। और इस तरीके से गांधी जी का जो नाम होता है वो बहुत हाई लेवल पे हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा चंपारण है। आपको ये याद रखना है कि चंपारण जो मूवमेंट हुआ था 1917 में हुआ था। ठीक है, दांडी मार्च जो बोलते हैं वो 1930 में हुआ था, इस चीज को याद रखना। और खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था 1918 में हुआ था।
खेड़ा में भी क्या हुआ था कि वहां के किसानों के साथ ही प्रॉब्लम था, वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया था। बाढ़ आने के बावजूद वहां के जो किसानों से कर जो था वो कर को कम नहीं किया जा रहा था, और इसके लिए गांधी जी को वहां पर बुलाया गया था और गांधी जी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। तो आपसे क्वेश्चन यहां पर क्या क्या बनेंगे, चंपारण जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था सबसे पहली बार वो चंपारण से शुरू किया गया था। चंपारण मूवमेंट 1970, डांडी मार्च 1930 और खेड़ा सत्याग्रह 1918। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंग्लिश पुलिस ऑफिसर्स कैप्टन सॉन्डर्स वाज शॉट बाय होम। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो ये मारा गया था भगत सिंह, और भगत सिंह का जो हेल्प किए थे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा भगत सिंह होगा। और भगत सिंह का जो हेल्प किए थे वो किए थे राजगुरु। ठीक है, इनका जो हेल्प किए थे वो हेल्प किसके द्वारा किया गया था? तो राजगुरु के द्वारा इनका हेल्प किया गया था। ठीक है, भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या लाला लाजपत राय की मौत की बदला लेने के लिए भगत सिंह ने कैप्टन सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी, और इसके लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को आगे चलकर क्या कर दिया जाता है? फांसी दे दिया जाता है। आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। लगभग मैं 5000 के आसपास एमसीक्यू आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, इसमें आपको पूरा हिस्ट्री में कवर करा दूंगा। ठीक है, हिस्ट्री कवर करा दूंगा, इसके अलावा जियोग्राफी कवर करा दूंगा, इकोनॉमिक्स कवर करा दूंगा, पॉलिटी पूरा का पूरा कवर करा दूंगा, और इसके साथ जनरल साइंस को पूरा कवर करा दूंगा। करंट अफेयर्स के वीडियो अवेलेबल हो ही रहे, तो इतना आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश किया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन ऑफ जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो जय हिंद का जो नारा दिया गया था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जय हिंद का जो मतलब होता है वो होता है भारत का विजय। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द मुस्लिम लीग एक्सेप्ट द रिजोल्यूशन ऑफ ए सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। निम्नलिखित में किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो यह स्वीकार किया था 1940 में, 1940 में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following state were forcibly merged into the Union of India after 1947 by military actions? वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था हैदराबाद में। जैसा कि आपको पता होगा कि हैदराबाद एक जो था वो आजादी के बावजूद भी भारत का हिस्सा नहीं था, कश्मीर भी नहीं था, तो जूनागढ़ भी नहीं था, तो इन सब में बलपूर्वक मिलाया गया था। और बलपूर्वक मिलाने में सबसे मुख्य जो श्रेय जाता है वो वल्लभ भाई पटेल को जाता है। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही आज हमारा देश जो है वो पूरा विखंडित नहीं हुआ है, एक खंड भारत है। इन्हीं का मेन रीजन से हमारा देश जो है खंडित रहा है, अखंडित रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये सभी लोग जानते होंगे, इस क्वेश्चन का सभी लोग करेक्ट आंसर जरूर दे रहे होंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विथ हुम इज द टाइटल ऑफ देश बंधु रिलेटेड। ठीक है, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो देश बंधु की जो उपाधि है वो चित्तरंजन दास रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चित्तरंजन दास। एक चीज और बच्चों बता दूं कि आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर मैं स्वस्थ रहा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आया, मैं फ्री रहा, तो आपके पूरे डिटेल में पूरे जीके जीएस को मैं कवर करा दूंगा। मैं स्वस्थ होने का मतलब ये बोल रहा हूं कि पिछले साल क्या हुआ कि जो मैं करंट अफेयर्स का जो वीडियो दे रहा था तो उसके बीच में 20 डेज के लिए मैं टाइफाइड से ग्रसित हो गया था, जिसके वजह से 20 दिन तक एग्जाम के समय ही क्लास लेना मुश्किल हो गया था, क्लास चल ही नहीं रहा था। उसके बाद मैं किसी तरह जल्दी जल्दी रिकवरी किया, और रिकवरी करने के बावजूद 15 दिन में वो 20 दिन का सिलेबस भी प्लस 15 दिन का एक्स्ट्रा सिलेबस को मैं कवर किया था। तो थोड़ी सी मेरे लिए चैलेंजिंग था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं स्वस्थ रहा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहा मेरे साथ, तो मैं आपको पूरे जीके जीएस सीरीज को मैं कवर करा दूंगा क्वालिटी कंटेंट के साथ। आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए यहां पर एक क्वेश्चंस ये भी बता दूं कि अगर आपसे देश बंधु पूछा जाएगा तो चित्तरंजन दास बताना है, लेकिन यहां पर आपको अगर दीन बंधु आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कहीं कहीं आपको दीन बंधु भी देखने को मिलेगा, तो दीन बंधु जो थे वो सीएफ एंड्रयूज थे। ठीक है, सीएफ एंड्रयूज, इनका नाम याद रखना है। तो देश बंधु अगर आपसे पूछेगा तो चित्तरंजन दास, अगर दीन बंधु पूछेगा तो आपको बताना है सीएफ एंड्रयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 हेल्ड इन विच द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड। तो कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह कहां हुआ था? तो आपको पता होगा कि कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1929 का, वो कहां पर हुआ था? तो
ये नहीं पता है, ठीक है, यहां पर ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और कहां पर हुआ था, इसमें क्वेश्चन में पूछा था, तो पूछा है, तो इसका आंसर होगा लाहौर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर डिड द कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1942 में, ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आपको इसके अलावा 1999 याद होगा, खिलाफत मूवमेंट हुआ था। इसके अलावा आपसे पूछेगा चलो आगे बताऊंगा, जो भी आएगा जिससे ऑप्शन आएगा मैं बताते चला जाऊंगा, ठीक है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। देखो यहां पर एक 1940 भी है, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, इसको मैं लिख दे रहा हूं, अगस्त प्रस्ताव था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1943 में दिल्ली चलो, चलिए सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो ये दिया था 1943 में, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1944 में, सॉरी माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 1944 होगा। एक सेकंड मैं इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं इस पे चेक। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 1943 होगा, ठीक है, माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 1943 होगा, ठीक है, 1943 ऑप्शन नंबर बी। कहीं कहीं आपको 1944 भी दिख रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इसको आप खुद से भी चेक कर सकते हो इसका आंसर क्या है, लेकिन जो आप देखोगे तो 1943 ही लिखा हुआ है। और एक चीज और बता दूं, जी हाँ, कहीं 1943 भी मिल जाएगा, कहीं 2 भी मिल जाएगा, कहीं 4 भी मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आपके अकॉर्डिंग रेक्टिफाई कर लेना है, जो भी होगा। अगर आपको गलत मैं बताऊं तो उसको कमेंट बॉक्स में आपको रेक्टिफाई भी कर देना है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 सस्पेंडेड? असहयोग आंदोलन 1920 को क्यों निलंबित किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, ड्यू टू द वायलेंट इंसिडेंट इन चौरी चौरा। और ये चौरी चौरा जो कांड हुआ था, ये हुआ था 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था, ठीक है, चौरी चौरा। और देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फर्स्ट मास रिवॉल्यूशंस के नाम से भी जाना जाता है। इसको फर्स्ट मास रिवॉल्यूशंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, फर्स्ट मास रिवॉल्यूशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी पहली जन सत्याग्रह के रूप में इसे मूवमेंट के रूप में इसको देख सकते हैं, ठीक। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। कहां पर हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि चौरी चौरा कांड में एक पूरे थाना को, ठीक है, एक पूरे थाना को जला दिया गया था, और जिसमें टोटल 21 से 22 पुलिसकर्मी का उसमें जलकर निधन हो गया था। और इसके बावजूद गांधी जी जो थे वो अहिंसा के प्रतीक थे, अहिंसा को मानते थे, हिंसा को बिल्कुल नहीं मानते थे। और इस कारण से उन्होंने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 को उन्होंने वापस ले लिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होने चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर प्लेस इन द ईयर 1999? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो पहले तो एक पॉइंट आपको ये याद हो रहा है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो 1919 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट भी कहां कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट भी 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था, ठीक है, रॉलेट एक्ट हो गया। तो हुआ क्या था कि जब रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, जब रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जिसमें बिना वकील के, बिना दलील के 2 सालों तक आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी कि अगर आपके शक के आधार पर आपको 2 साल तक गिरफ्तार किया जा सकता है, अरेस्ट करके 2 साल तक आपको जेल में कारावास के रूप में रखा जा सकता था। इस रॉलेट एक्ट के विद्रोह हो रहा था। तो विद्रोह होने में 2 नेता थे जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक था सत्यपाल। इन दोनों को क्या किया गया कि दोनों को रॉलेट एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें जनता के बीच में आक्रोश हो गया। तो जनता के बीच में जब आक्रोश हुआ तो इस आक्रोश को अब आपस में बातचीत करना जरूरी था, एक सभा लगाना जरूरी था। तो एक बाग है जिसका नाम है, अमृतसर में एक बाग है, इस बाग में लोग पहुंचे, वैसाखी के दिन थे, ताकि वो लोग त्योहार को भी सेलिब्रेट करें और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए, इसके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोगों ने एक जनसभा बुलाई थी। और जनसभा बुलाने के बाद वहां पे जनरल ओ डायर नाम का एक व्यक्ति था,
जो कि उस समय गवर्नर वहां का हुआ करता था। तो जनरल ओ डायर को इस बात को भनक लगी और वो क्या किया है कि इस पूरे पार्क को चारों तरफ से घेरवा दिया और बीच में एक कुआं भी था, ठीक है, और इसमें शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया है, जिसमें लगभग 1000 लोग की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो 1919 में हुआ था। और एक कहां पर हुआ था, तो हुआ था अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में। तो इसको याद रखिएगा, कहां पर हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। ठीक है, और इसी के बाद, ठीक है, ये जलियांवाला बाग जो के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि, इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, ये नाइटहुड की अपनी उपाधि को अंग्रेजों को वापस लौटा दिए। ठीक है, और इसके बाद हुआ क्या था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए एक हंटर कमीशन बना था, हंटर आयोग जिसको बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हंटर कमीशन क्यों बनाया गया था, तो हंटर कमीशन इसलिए बनाया गया था ताकि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच पड़ताल किया जा सके। लेकिन हंटर कमीशन जो थे वो बिल्कुल इस पे कोई फायदा नहीं हुआ, लास्ट में जनरल ओ डायर को बिल्कुल निर्दोष घोषित कर दिया गया। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन विच एडी डिड द साल्ट सत्याग्रह बिगिन, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, तो नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1930 में। ठीक है, 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। इसको दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका अदर नेम दांडी मार्च हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि साबरमती आश्रम से, ठीक है, जब नमक पे टैक्स बढ़ा दिया गया, नमक टैक्स बढ़ा दिया गया, तो इस कारण से गांधी जी ने साबरमती से चलकर दांडी तक, ठीक है, दांडी तक इन्होंने टोटल कितने दिनों तक चला था, 24 डे तक चला था। और 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंचकर वहां पर खुद से नमक बनाए और नमक कानून को तोड़ा। इसमें टोटल इन्होंने कहीं कहीं 385 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा और कहीं कहीं 358 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 350 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन में जैसे रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर देगा, जो कि लेकिन ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन आपको क्वेश्चन में एग्जाम में देगा ही नहीं देगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वेयर हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसलिए फांसी दिया गया था क्योंकि इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या 1928 में कर दी थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, ड्यू टू द एसिनेशन ऑफ सॉन्डर्स इन लाहौर इन द ईयर 1928। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी इरविन पैक्ट इज रिलेटेड टू, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, तो गांधी इरविन समझौता जो है वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये रिलेटेड है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसको ना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना, सॉरी, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हुआ क्या था कि गांधी जी और इरविन के बीच में कुछ सूत्रीय मांग हुई थी और आपस में लोगों ने विचार विमर्श किए थे, और विचार विमर्श करने के बाद इनको बताया गया था कि हम कुछ आपके बातों को मान लेते हैं और आप हमारी कुछ बातों को मान लीजिए। और एक चीज और बता दूं कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितने हुए थे भैया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे टोटल 3। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में यानी 1931 में, और तीसरा जो हुआ था 1932 में। और इसमें 1931 में गांधी जी जो थे वो पार्ट लिए थे, और तीनों में जो हिस्सा बने हुए थे BR अंबेडकर। और ये क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। गांधी जी जो थे वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो 1931 में हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और आपसे ये पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे सी राजगोपालाचारी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता अगर भारतीय पूछता तो। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, हु वाज द हीरो ऑफ काकोरी ट्रेन रॉबरी, और इसके जो नायक थे वे थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसके साथ ही इसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद भी थे, चंद्रशेखर आजाद इसका पार्ट थे, अशफाक उल्ला थे, राम प्रसाद बिस्मिल तो है ही थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। ये सारे ने क्या किया था कि एक जगह था काकोरी,
ठीक है, काकोरी जगह पे इन्होंने अंग्रेजों का जो सरकारी खजाना था और सरकारी खजाना को इन्होंने लूट लिया था। ठीक है, इसलिए इनको आगे चलकर जैसे चंद्रशेखर आजाद तो कहीं ना कहीं भाग रहे थे, वो मिलते नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक लोग इसमें जो भी लोग जुड़े हुए थे सबको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी यूज हंगर स्ट्राइक एज ए वीपन फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। तो ये पहली बार जो प्रयोग किया था ये क्या था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वर्कर स्ट्राइक ऑफ 1980 में। इसमें हुआ क्या था कि उस समय वहां पर प्लेग की बीमारी काफी ज्यादा फैला हुआ था और प्लेग की बीमारी फैलने के कारण वहां पर प्लेग बोनस के रूप में दिया जाता था, लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, प्लेग बोनस को समाप्त करके टोटल 20% ही बोनस के रूप में दिया जा रहा था, जो कि इनकी मांग थी 50%। इसके बाद वहां पर गांधी जी है, गांधी जी आते ही सबसे पहले बोले कि नहीं 50 आपका भी नहीं रहेगा और 20 आपका भी नहीं रहेगा, आप 35% का मांग करिए और 35% बोनस मिल स्ट्राइकर को मिलना चाहिए, वर्कर को मिलना चाहिए। और इसके लिए वो आमरण अनशन पे बन गए, बैठ गए और इन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दिया। ठीक है, हंगर स्ट्राइक कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजों को यह बात मानना पड़ा था और इस तरह इनकी इसमें जीत हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, हु गेव द ऑर्डर टू ओपन फायर इन जलियांवाला बाग। तो आपको जैसे ही बता दिया कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 में हुआ था और इसमें जो गोली चलाने का जो दिया था वो डायर साहब ने दिया था, जिसमें लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और ये भारतीय इतिहास का एक सबसे बड़ा करतूत के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड महात्मा गांधी द फर्स्ट फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहे थे वो कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सारे क्वेश्चन चुन चुन कर लाया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। अगर आपको इस तरह के सेशन आपको ठीक लग रहे होंगे तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, तो आप इस वीडियो के बाद आपको रिव्यू जरूर देना है कि सर इस पार्ट को, इस कंटेंट को अगर रेगुलर बेसिस पर मैं मेंटेन करूं या फिर यहीं पर इसको समाप्त करूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे आपके स्टैटिक जीके हो और करंट अफेयर्स का तो आपका चल ही रहा है, एक एक क्वेश्चंस को मैं यहां पर कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहां से आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष थे वो अबुल कलाम आजाद थे। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी, और उस समय महात्मा गांधी जो थे कांग्रेस का कोई पोस्ट पे नहीं थे, और उस समय महात्मा गांधी जो थे कोलकाता में थे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, अंडर विच प्लान वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान डन। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत, यानी माउंटबेटन प्लान के तहत। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज महात्मा गांधी असैसिनेटेड, यानी कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी, तो बिरला हाउस में हुई थी। ठीक है, बिरला हाउस के आसपास हुई थी। और एक चीज और बता दूं कि महात्मा गांधी को जो मारने वाला व्यक्ति थे उनका नाम नाथूराम गोडसे है। ये सभी लोग इस बात को जानते हैं। आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं, यहां ध्यान से समझिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछता है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सी राजगोपालाचारी। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, हु इज कॉल्ड कायदे आजम। कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो कायदे आजम जो कहा जाता है वो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड गांधी जी गो टू लंदन टू पार्टिसिपेट। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर बता दिया हूं कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था लंदन में। और इसमें गांधी जी जो थे वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये भाग लेने के लिए गए थे। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। इसके बाद कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मॉडर्न हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया द टाइम ऑफ
स्टार्टिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया फॉर इंडियंस? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो इंडिया फॉर इंडियंस के जो लेखक है वो चित्तरंजन दास है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु किल्ड फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओडायर? तो आपको पता होगा कि जनरल जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इस बात को लेकर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था उधम सिंह। इन पर एक मूवी बन चुका है। तो उधम सिंह अपने नाम बदलकर लंदन चले जाते हैं और वहां पर जाकर माइकल ओडायर को हत्या कर देते हैं। और तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उधम सिंह। और आज का अंतिम प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? तो साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन हुआ था वो 1928 में हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये रहा 30 एमसीक्यू। मुश्किल से कितना देर लगा? मुश्किल से ये इस वीडियो को समाप्त करने में मात्र 25 मिनट लगा। 25 मिनट में मैंने आपको 30 क्वेश्चंस कवर करा दिए और सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहां से एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस तरह का सेशन को आप कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा हमें मिलना चाहिए वीडियो का, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करता हूं तब जाकर वीडियो को तैयार किया जाता है। क्योंकि हम लोग अभी उतने अमीर नहीं है कि आपके लिए फुल सेटअप करके बैठे, ठीक है। तो एक छोटे छोटे चीजों को मिलाकर आपका फुल सेटअप किया जाता है, बहुत मेहनत किया जाता है वीडियो के पीछे, तब जाके एक वीडियो तैयार की जाती है। तो अगर आपको इसमें अगर लगा, क्योंकि बेनिफिट होगा तभी पढ़ाने का फायदा है, अगर बेनिफिट नहीं होगा तो कोई फायदा तो है नहीं। तो आपको रिव्यू देना है कि इस सेशन को अगर मैं कंटिन्यू करूं या कंटिन्यू ना करूं। आपको सेशन अच्छे लगे तो वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।